ठंड में गरीब बहू का पेड़ का घर। सुबह का समय था। गोपाल अपने घर में परेशान बैठा था। बेटा, ऐसे कब तक परेशान बैठा रहेगा? तुझे ऐसे परेशान बैठा देखना तेरे बाबूजी बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस दीपक को कैसे सजा दिलाऊं? उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने उस पर भरोसा करके उसे काम पर रखा और उसने मुझसे ही मेरा सब कुछ छीन लिया। आप चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। जिसने हमारे साथ बेईमानी की है ना, भगवान उसे जरूर सजा देगा। वो तो हमारे साथ धोखा करके खुद आराम से जी रहा है, लेकिन हमारे पास आज कुछ भी नहीं रहा। तभी एक आदमी अपने कुछ आदमियों के साथ वहां आता है। देखिए, आपको आज ही ये घर खाली करना होगा। ये घर अब मैंने खरीद लिया है। ये क्या बकवास है? ये घर मेरा है और मैं इस घर को खाली नहीं करूंगा, और ना ही मैंने ये घर बेचा है। वो आदमी कुछ पेपर्स गोपाल को दिखाता है जिस पर साफ साफ लिखा था कि इस घर का मालिक अब वो आदमी है। देखिए, उस दीपक ने धोखे से हमारा घर आपको बेच दिया है। आप यहाँ से चले जाइए। सबकी आवाज सुनकर अशोक भी बाहर आता है। कौन हो तुम और ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ जी, आप बैठ जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये घर अब मेरा है, चलो सारा सामान बाहर निकाल कर फेंक दो। अशोक को ये बात सुनकर गहरा सदमा लग जाता है और वो चुपचाप वहीं सर पकड़कर बैठ जाता है। पिताजी, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ आपको? सब बर्बाद हो गया, हम बेघर हो गए। दीपक जो गोपाल की कंपनी में ही काम करता था, वो उनका खास रिश्तेदार था। उसने धोखे से गोपाल की कंपनी और उसके घर के पेपर चुराकर उसमें कुछ हेरा फेरी की और सब कुछ अपने नाम करवा लिया। देखिए, ऐसा मत कीजिए, इतनी ठंड में हम लोग कहाँ जाएंगे? ये सब बातें तुम कहीं और जाकर करना। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना। देखिए, हम पर दया करो। माँ जी और बापूजी की तबीयत भी ठीक नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में हम इन्हें कहाँ लेकर जाएंगे? ये सब ड्रामा तुम सभी फुटपाथ पर भी जाकर कर सकते हो। चलो चलो, मेरी प्रॉपर्टी को खाली करो। कितने पत्थर दिल हो, कम से कम उस भगवान से तो डरो। अरे ओ बुढ़िया, अब तू चुप हो जा, मेरा दिमाग खराब मत कर। चलो, अब ये घर हमारा नहीं है। गोपाल का पूरा परिवार अपना सामान उठाता है और ठंड में भटकने लगता है। हे भगवान, कितनी ठंडी हवा चल रही है। ऐसी ठंड में आखिर हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, मुझे ना एक जगह पता है, आप सब लोग मेरे साथ चलो। सब लोग सुमन के साथ चल पड़ते हैं। चलते चलते बहुत देर हो गई थी। बहू, ये तू हमें कहाँ ले जा रही है? हम कब से चल रहे हैं। बस माँ जी, थोड़ी देर और। जहाँ हम जा रहे हैं वहां हमारी जरूरत की सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। सुमन अपने परिवार को लेकर जंगल में जाती है। बहू, ये क्या तू हमें इस जंगल में लेकर आई है? हाँ सुमन, यहाँ तो कोई घर भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ आखिर कौन हमारी मदद करेगा? मुझे तो डर लग रहा है, ये तो घना जंगल है। हाँ माँ जी, ये जंगल है। इस जंगल में बचपन में मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ है, शायद वो अभी भी यहाँ हो। पुराना पेड़? लेकिन तुम हमें उसे दिखाने यहाँ क्यों लाई हो? उस पेड़ का हम क्या करेंगे? मुझे तो लगता है हमें नहीं जाना चाहिए था। इससे अच्छा तो हम किसी से मदद मांग लेते। आपको क्या लगता है, लोग हमारी मदद करेंगे? चलते चलते सुमन का परिवार उस पुराने और बड़े से पेड़ के पास पहुंच जाता है। हाँ देखिए, यही है वो पेड़। देखो, मिल गया।
वो बहुत पुराना सूखा पेड़ था जिसका तना बहुत बड़ा था और उसके अंदर जाने के लिए एक रास्ता था। सुमन उस छोटे रास्ते से अंदर जाती है और उसके पीछे पीछे सब लोग अंदर जाते हैं। ये कैसा अद्भुत पेड़ है। अंदर से देखने से तो लगता है ये कोई घर है। भगवान जाने ये ऐसा कैसे हो सकता है। जो भी हो माँ जी, लेकिन अब यही हमारा बसेरा है। कम से कम ठंड में बिना सर पर छत की रात गुजारने से तो अच्छा है ना कि हम इसमें अपनी रात काटें। हाँ बहू, ये तो तुमने सही कहा। अगर ये पेड़ ना होता तो इतनी ठंड में हम कहाँ जाते। माँ, मुझे माफ कर दो। आज मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, एक दिन मैं आपको सब कुछ वापस ला कर दूंगा। हाँ, लेकिन अभी ये बातें करने का समय नहीं है। अभी रात होने में देर है। चलो इस जंगल के अंदर कुछ खाने पीने की चीजों का इंतजाम कर लेते हैं। माँ, पापा, आप चिंता मत करो, आप लोग यहीं बैठो। हम कुछ सूखी लकड़ियाँ और खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। ठीक है बेटा। गोपाल रात गुजारने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है और सुमन कुछ खाने के लिए जंगल में फल सब्जी जैसा सामान ढूंढने लगती है। कितनी ठंड है यहाँ, और ऊपर से ये ठंडी हवाएं भी। इधर सुमन जंगली मशरूम इकट्ठा करती है। रात के लिए तो ये सब्जी हो जाएगी, बाकी का कल सुबह देखती हूँ। इधर गोपाल ने भी काफी सारी सूखी लकड़ियां तोड़कर इकट्ठा कर ली थी। तभी वहां सुमन भी आ जाती है। सुमन, तुम्हें कुछ मिला? हाँ जी, आज के लिए ना कुछ जंगली मशरूम मिली है। चलो, माँ पिताजी हमारी राह देख रहे होंगे। कुछ देर के बाद गोपाल और सुमन वापस उस पेड़ के पास आ जाते हैं। सुमन 3 पत्थर उठाकर लाती है और उससे पेड़ के घर के अंदर चूल्हा बनाती है। सुनो जी, आप कुछ मोटी लकड़ियां ना पेड़ के बाहर जला दो, ताकि ना रात को कोई जंगली जानवर अंदर ना आ जाए। ठीक है, मैं बाहर भी आग जला देता हूँ। रात होते ही गोपाल कुछ लकड़ियां उस पेड़ के घर के बाहर जला देता है। इधर सुमन पेड़ के घर के अंदर जंगली मशरूम की सब्जी बनाती है। सब मिलकर रात को खाना खाते हैं और फिर उसी पेड़ के अंदर सो जाते हैं। एक तरफ गोपाल का परिवार, जिन्होंने कभी सर्दी के ऐसे दिन नहीं देखे थे, वो लोग आज ठंड में ऐसे दिन काट रहे थे और इतनी मेहनत कर रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर वो धोखेबाज दीपक अपने घर में आराम से सो रहा था। कितना मजा है अमीरी की जिंदगी जीने में। अब जाकर आराम की नींद ले रहा हूँ। वैसे ये गोपाल अभी अपने परिवार को लेकर कहाँ भटक रहा होगा। मुझे क्या, कहीं भी जाए। दूसरी तरफ रात को जंगल में ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सुमन उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ सुमन, तुम अभी तक सोई नहीं हो? रात के समय ठंड बहुत बढ़ गई है जी। मैं बाहर थोड़ी आग जला देती हूँ ताकि अंदर तक गर्मी आ सके। माँ जी और पिताजी को ठंड लग रही होगी ना। तुम सबका कितना ध्यान रखती हो। तुम यहीं बैठो, मैं बाहर आग जला देता हूँ। फिर दोनों उस पेड़ के घर के बाहर आते हैं और थोड़ी और आग जला देते हैं और थोड़ी देर वो वहीं बैठकर खुद को गर्म करते हैं। तभी वहां गायत्री भी आ जाती है। अरे बेटा, तुम दोनों रात को यहाँ क्यों बैठे हो? चलो अंदर आओ, वहां भी बहुत गर्म हो गया है। फिर सब लोग पेड़ के घर के अंदर आकर सो जाते हैं। अगली सुबह सुमन जल्दी उठकर सबके लिए कुछ खाने के लिए बनाती है और सबको उठाती है। माँ, पिताजी, सुबह हो गई है। देखो बाहर कितनी अच्छी धूप निकली है। गोपाल भी सुबह सुबह कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है और खाना खाकर काम की तलाश में निकल जाता है। उसे वहां उसका दोस्त मिलता है जो एक वकील था। अरे ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है गोपाल। अब क्या बताऊं यार, एक आदमी ने धोखे से मेरी कंपनी और मेरा घर हड़प लिया है और मैं बेघर हो गया हूँ।
तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। सौरभ कैसे भी करके कुछ ही दिनों में वो जाली पेपर दीपक के ऑफिस से निकलवा लेता है, जिसकी मदद से उसने गोपाल की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। एक सुबह सौरभ गोपाल से मिलता है। ये देख मुझे क्या मिला है। गोपाल देखता है कि वो वही खास पेपर थे जिसकी ताकत से दीपक ने उसकी कंपनी और घर को हड़प लिया था, और अब वो गोपाल के हाथ लग चुकी थी। अब हमारे पास सारे सबूत हैं जो इस विश्वासघाती दीपक ने पुलिस को दिखाए थे, वो सभी झूठे थे। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सौरभ और गोपाल दोनों पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं और वो उन्हें पेपर्स दिखाते हैं। पुलिस को लेकर वो कंपनी में पहुंचते हैं जहां दीपक अपने ऑफिस में आराम से बैठा हुआ था। अब तो तू गया झूठे। अरे तू यहाँ क्यों आया है भिखारी? ये देखो, आपको अब सब समझ आ गया होगा। पुलिस दीपक को पकड़कर ले जाती है। अब दीपक को गोपाल की कंपनी और घर हड़पने के इल्जाम और धोखा देने के जुर्म में पुलिस उसे जेल में डाल देती है। आज सौरभ की मदद से गोपाल को उसका सब कुछ मिल गया था। थैंक्स सौरभ, आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरा घर, मेरी कंपनी, सब कुछ वापस मिल गया है। अरे दोस्त, ये तो मेरा काम है। उसके बाद गोपाल अपने पेड़ वाले घर में आता है और अपने घर वालों को सारी बात बताता है। क्या हमें हमारा घर और कंपनी वापस मिल गई? तू सच बोल रहा है ना? माँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आपका बेटा झूठ थोड़े ही बोलेगा। गोपाल की बात सुनकर अशोक ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। गोपाल और उसका परिवार आज बहुत खुश था और वो सब अब उस पेड़ वाले घर को छोड़कर अपने घर वापस आते हैं, और दूसरी तरफ दीपक को उसके कर्मों की सजा मिल रही थी। गाय और जादुई तरबूज। कुछ आदमी हाथ में मोटी लाठियां लिए आवारा गायों को भगा रहे थे। अरे आज तो इन्हें नहीं छोड़ेंगे, हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी है इन जानवरों ने। तभी वहां से गोपी गुजर रहा था। अरे अरे भाई, क्यों इन बेजुबान जानवरों के पीछे भाग रहे हो? अरे तुमको क्या पता, इन जानवरों ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। आज तो इनको यहाँ से भगा कर ही मानेंगे। गोपी ने अपने खेतों में गेहूं की फसल की जगह तरबूज की बेलें उगाई हुई थी। अरे भाई, इसको क्यों बता रहे हो? इसने तो गेहूं की फसल उगाई ही नहीं है। तो फिर खाएंगे क्या? तरबूज। दोनों हंसते हंसते उन जानवरों के पीछे भाग रहे थे। गोपी अपने खेतों में काम करने लगता है। गोपी बहुत मेहनती किसान था और वो दिल का बहुत अच्छा था। सुबह से शाम हो जाती है। इस समय सब लोग अपने घरों को लौट आए थे। आज के लिए इतना बहुत है। आज तो मैंने बहुत सारा काम कर लिया। चलो अब घर चलता हूँ, बाकी सुबह आकर देखूंगा। गोपी अपने खेत से घर लौट रहा था। तभी वो देखता है कि एक गाय और उसका बच्चा पेड़ के नीचे बैठे हैं। गाय की पीठ पर बहुत बड़ा घाव हो रखा था और उससे बहुत खून निकल रहा था। हे भगवान, ये लोगों ने गाय को कितना मारा है। देखो तो सही, कितना बड़ा घाव है। गोपी जल्दी से घर जाता है और अपनी पत्नी के साथ बाल्टी में पानी लाता है और हल्दी तेल गर्म करके भी लाता है। दोनों उस गाय और उसके बच्चे को पानी पिलाते हैं और उसकी पीठ पर हल्दी और तेल का लेप लगाते हैं। हे भगवान, इन बेजुबान जानवरों को कितना दर्द सहना पड़ता है। पता नहीं लोग इतने निर्दयी कैसे हो जाते हैं। सुनो जी, क्यों ना इस गाय और इसके बच्चे को हम अपने घर ले चलें? हाँ, लेकिन इस समय ये चलने के लायक नहीं है। अभी इन्हें यहीं आराम करने दो। कल सुबह जल्दी आकर हम इन्हें अपने घर ले चलेंगे। कुछ देर के बाद गोपी और सुमन घर आ जाते हैं। अगली सुबह सुबह जब गोपी और सुमन वहां जाते हैं तो वहां गाय और उसका बच्चा नहीं थे। वो दोनों आसपास सब जगह देखते हैं, लेकिन दूर दूर तक गाय और उसका बच्चा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे।
गोपी और सुमन निराश होकर घर आ जाते हैं। आखिर रात को वो दोनों कहाँ चले गए होंगे? जी कहीं किसी ने उन्हें रात को वहां से भगा तो नहीं दिया? बेचारे कितने दर्द में थे। अब ये तो भगवान ही जाने कि वो दोनों कहाँ गए होंगे। उसके बाद गोपी अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। गोपी के खेतों में तरबूज की अच्छी फसल उगी हुई थी। अरे, तरबूज तो बहुत अच्छे लगे हैं और मंडी में बेचने के लायक भी हो गए हैं। गोपी खेत से कुछ पके हुए बड़े तरबूज तोड़ रहा था। अरे क्या बात है गोपी भाई, आपने तो एकदम बढ़िया तरबूज उगाए हैं। पूरे गांव में किसी ने भी तरबूज की खेती के बारे में कभी नहीं सोचा होगा, और आपने इतने बड़े बड़े तरबूज उगा कर दिखा दिए। हाँ, हाँ रोशन भाई, मेहनत से भला क्या नहीं हो सकता। गोपी एक तरबूज रोशन को देता है। ये लो, एक तरबूज आप भी ले जाओ, बच्चों को खिलाना बहुत खुश हो जाएंगे भैया। रोशन तरबूज लेकर अपने घर जाता है और दूसरी तरफ गोपी बाकी तरबूज लेकर मंडी जाकर बेच देता है। मंडी में तरबूज के अच्छे दाम थे और उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। अरे ये लो बच्चों, आज तुम्हारे लिए दुकान से तरबूज लाया हूँ। वाह पिताजी, तरबूज तरबूज, मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया। अरे वाह, देखो कितना सुंदर तरबूज है। रोशन की पत्नी सबको तरबूज काट कर देती है। अरे वाह, क्या मीठा तरबूज है। दूसरी तरफ गोपी मंडी से घर आता है। ये लो सुमन, आज तरबूज बेच कर आया हूँ, इसलिए सोचा आज मछली ले चलूं। कितने दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया था, चलो जल्दी से इसे पका दो। अच्छा जी, मछली, क्या बात है, लाओ अभी पका देती हूँ। सुमन मछली पकाती है, फिर वो दोनों खाना खाते हैं। सुमन, कल तो जल्दी से खेत में जाना होगा और सारे तरबूज तोड़ने होंगे। बहुत सारे तरबूज पके हुए थे। कोई बात नहीं जी, कल ना मैं भी आपके साथ चलूंगी। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। इधर रोशन रात के अंधेरे में गोपी के खेत में जाता है और सारे तरबूज तोड़ लेता है। अरे कितने सारे तरबूज हैं, अब इनको बोरियों में डालकर एक एक करके अपने घर ले जाऊंगा और सुबह सुबह मंडी में बेच दूंगा। रोशन जैसे ही तरबूज को उठाने लगता है, तभी वहां एक गाय आती है और वो रोशन को जोर से टक्कर मारती है और रोशन वहीं गिर जाता है। अगली सुबह जब गोपी और सुमन खेत में पहुंचते हैं तो वहां तरबूज का एक बड़ा सा ढेर लगा था। अरे ये क्या जी, आप रात को ही तरबूज तोड़कर चले गए थे? अरे भाग्यवान, मैं तो अभी तुम्हारे साथ आया हूँ। ये तरबूज किसने तोड़ दिए? गोपी और सुमन देखते हैं कि साथ ही में रोशन उनके खेत में लेटा हुआ था। अरे रोशन भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रोशन आंखें खोलता है और वो बहुत डरा हुआ था। अरे भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। गोपी सब समझ जाता है। रोशन भी उठकर वहां से भाग जाता है। गोपी और सुमन सारे तरबूजों को गाड़ी में लदवा देते हैं और गोपी उन्हें मंडी ले जाता है। तरबूज बेचकर उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। अब हर रोज गोपी तरबूज तोड़कर मंडी में बेचता था, लेकिन फिर भी खेत में तरबूज कम नहीं हो रहे थे। ऐसे ही समय बीतता गया। अब गोपी को लगभग तरबूज बेचते हुए 2 महीने हो गए थे और उसने अच्छे पैसे जमा कर लिए थे। पूरे गांव में लोग गोपी के तरबूज की खूब प्रशंसा करते थे। कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आ जाता है। लगातार बारिश होने लगती है। सुमन, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। खेत में इतने सारे तरबूज लगे थे, ज्यादा बारिश से सब खराब हो जाएंगे। देखिए, भगवान जैसा चाहेंगे ना वैसा ही होगा। वैसे भी अब तक इस तरबूज की खेती ने हमें बहुत अच्छी कमाई करके दी है। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। 2 दिन के बाद बारिश कम हो जाती है और लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। गोपी देखता है कि उसका सारा खेत खाली था।
सब तरबूज जो भी थे वो सब पानी में बह गए थे। उसके खेत में सिर्फ 2 तरबूज बचे थे। गोपी जब ये देखता है तो उसे बहुत दुख होता है कि उसका तरबूज का खेत अब पूरा खाली हो गया है। गोपी वो 2 बड़े बड़े तरबूज घर लेकर वापस आता है। सुमन, ज्यादा पानी की वजह से हमारे सारे तरबूज बह गए। खेत में बस ये 2 तरबूज मिले हैं, इन्हें काट लो। अपने खेत के अंतिम तरबूज हम भी तो खाकर देखें। सुमन जब एक तरबूज काटती है तो उसमें से सोने के बीज निकलते हैं। हे भगवान, ये कैसा जादू है? ये देखो जी, तरबूज के अंदर सोने के बीज। गोपी भी सोने के बीज देखकर हैरान हो जाता है। अरे, दूसरे तरबूज को भी तो काट कर देखना जरा सुमन। सुमन दूसरे तरबूज को भी काटती है तो दोनों की आंखें खुली रह जाती हैं। अरे, दूसरे तरबूज में हीरे, ये सब क्या हो रहा है? जी लगता है ना, आपने कुछ अच्छे कर्म किए थे तो भगवान आपसे बहुत खुश हैं, तभी तो ये जादुई तरबूज हमारे खेत में आए। दोनों की आंखें खुशी के आंसुओं से भरी थी। दोनों भगवान का धन्यवाद करते हैं।